हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और इसी नेट यूनिट 5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हम पढ़ रहे थे, तो बीच में थोड़ा समय अपलोड नहीं कर पाई वीडियो। और आज फिर वीडियो ये देखते हैं। और इसी में ये 5वीं वीडियो है, इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, और ये यूनिट कराने के बाद ही मैं और फिर और यूनिट कराऊंगी, जिससे कि थोड़ा सा क्रम बना रहे ठीक से। क्योंकि यूनिट 5 करा के फिर शुरू करूंगी 1-2 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और कमेंट जरूर किया करें। क्योंकि बीच में मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया, मुझे लगा कि शायद ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नव उदारवाद बनाम नव यथार्थवाद, इससे पहले की जरूर आप 4 वीडियो जो है उसे जरूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण देखते हैं तथ्य जो है वो देखते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने काफी चीजें इसमें 4 वीडियो में कवर कर लिया था। तो आदर्शवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष संक्रमणकालीन है। ठीक है, आदर्शवादी क्या कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें संघर्ष जो है वो संक्रमणकालीन है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लोकतंत्र के प्रसार व अंतर्राष्ट्रीय विधि को महत्वपूर्ण बनाकर संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो लोकतंत्र है उसका प्रसार करके और जो अंतर्राष्ट्रीय विधि उसको महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, और जो संघर्ष है आपसी उसको क्या किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है, ये आदर्शवादियों के अनुसार। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता से प्रेरित व संचालित मानते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसको किससे मानते हैं प्रेरित, नैतिकता से प्रेरित मानते हैं। ठीक है, और उदारवादियों जो है उदारवादियों के अनुसार मानव स्वभाव जो है वो अच्छा होता है। इनका कहना है कि जो मानव का स्वभाव होता है वो कैसा होता है, वो अच्छा होता है। और मानव स्वभाव जो है तार्किक व अच्छा होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग संभव है। यानी मानव स्वभाव क्या होता है, तार्किक होता है और अच्छा भी होता है, तो उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है, सहयोग की भावना जो है संपन्न होती है और सहयोग उसके द्वारा संभव होता है। समाजशास्त्रीय उदारवाद, इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लोगों, समूह व संगठनों का क्या होता है, संबंध महत्वपूर्ण होता है। लोगों का समूह व संगठन, तो इनके संबंध क्या होते हैं, वो महत्वपूर्ण होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अतः अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसको केवल राज्य केंद्रित नहीं मानते, ये सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं मानती, यानी सिर्फ राज्य केंद्रित इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो पार राष्ट्रीय संबंध हैं उस पर भी ये बल देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी मॉडल को भी बहुलवादी मॉडल भी कहा जाता है, उदारवादी मॉडल को। ठीक है, और इसके मान्यताकार कौन है, जॉन बर्टन और कार्ल ड्यूस हैं। ठीक है, समाजशास्त्री उदारवाद के अनुसार कौन है मान्यताकार, जॉन बर्टन और कार्ल ड्यूस। दूसरा पॉइंट है अंत निर्भर उदारवाद। ठीक है, अंत क्या है, अंत निर्भर जो है निर्भर उदारवाद। और अंत निर्भर जो उदारवाद है इसमें प्रकारवाद आते हैं। जटिल अंतर्निर्भरता के सिद्धांत का विकास उदारवादियों ने किया, जिसका निर्माण 1970 के दशक में रॉबर्ट ओवन कोहेन व जोसेफ एस नाई ने किया। ठीक है, किसने किया, रॉबर्ट ओवन कोहेन व जोसेफ एस नाई ने किया। और इनकी पुस्तक का नाम पावर एंड इंटरडिपेंडेंस 1977 ने मिलकर, ठीक है, ने मिलकर आफ्टर हाइजीमिनी। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है आधिपत्य या वर्चस्व, कोऑपरेशन एंड, ठीक है, डिस्कॉर्ड, यानी एक तरीके से असहमति, इसका मतलब होता है। इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी 1984 नामक रचना भी लिखी है। ठीक है, इनकी पुस्तक के नाम है रॉबर्ट ओवन कोहेन व जोसेफ एस नाई ने। ठीक है, कोहेना और नाई ने राजनीति को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। पहला, उच्च राजनीति का क्षेत्र। कोहन व नाई ने उच्च राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां
एवं सैनिक गतिविधियों को शामिल किया है। किसको शामिल किया है? राजनीतिक जो गतिविधियां हैं और जो सैनिक गतिविधियां हैं उसको शामिल किया है। कोहेन और नाई ने पावर एंड गवर्नेंस इन ए, ठीक है, पावर एंड गवर्नेंस इन ए पार्शली ग्लोबलाइज, ठीक है, वर्ल्ड 2002 नामक रचना भी लिखी है। गवर्नेंस का मतलब एक तरीके से पालन आदि होता है, और ठीक है, और इसका मतलब होता है पार्शली का मतलब होता है आंशिक एक तरीके से, ठीक है। तो वर्ल्ड इन्होंने जो है ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, किसने? कोहेन और नाई ने, ठीक है। और ग्लोबलाइज का मतलब एक होता है वैश्वीकृत, ठीक है, इसका मतलब वैश्वीकृत होता है, ठीक है। निम्न राजनीति का क्षेत्र दूसरा, दो भागों में बांटा, उच्च राजनीति का क्षेत्र और निम्न राजनीति का क्षेत्र। निम्न राजनीति का क्षेत्र, कोहन और नाई ने निम्न राजनीति के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को इन्होंने शामिल किया। कोहन और नाई ने कहा कि निम्न राजनीति का क्षेत्र ही है जो अंत निर्भरता पैदा करता है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? कि जो इन्होंने कहा कि निम्न राजनीति का क्षेत्र ही है जो अंत निर्भरता पैदा करता है। और जोसेफ नाई ने, ठीक है, जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 2004 नामक रचना लिखी। और इसके अतिरिक्त इनकी अन्य भी रचनाएं हैं जोसेफ नाई की, ठीक है। इनकी जो है दूसरी भी रचनाएं हैं, जैसे पैराडॉक्स ऑफ अमेरिकन पावर 2002, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल, ठीक है, और जो है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एन इंट्रोडक्शन टू द थ्योरी एंड हिस्ट्री 2008, ठीक है। और उसके बाद है बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर 1990 1990, ठीक है। तो इन्होंने जोसेफ नाई की ये सारी रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इसे जरूर आप नोट कर लें, याद कर लें। कोहेन और नाई ने इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1972 नामक भी रचना लिखी, कोहेन और नाई ने, ठीक है। कौन सी? ट्रांसनेशनल और ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। और ट्रांसनेशनल का मतलब जैसे कि अंतरराष्ट्रीय, और अंतर्निर्भरता जो है उसका इंग्लिश में अगर आप उसका मतलब जानेंगे तो इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है इंटरडिपेंडेंसी, अंतर्निर्भरता। संस्थागत उदारवाद, इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यूरोपियन यूनियन, विश्व व्यापार जैसे संगठनों के माध्यम से शांति स्थापना हो सकती है। संस्थागत जो उदारवाद कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यूरोपियन जो है EU, विश्व व्यापार जैसे जो संगठन है उनके माध्यम से शांति की स्थापना हो सकती है। गणतांत्रिक उदारवाद, कांट जैसे कि जर्मनी के दार्शनिक थे इमानुएल कांट, जिनका प्रसिद्ध कथन है कि लोकतांत्रिक राज्य आपस में युद्ध नहीं करते। इनका कहना है कि लोकतांत्रिक जो राज्य हैं वो आपस में युद्ध नहीं करते, और इसी को समकालीन विश्व में माइकल डोल ने पुनर्जीवित किया। माइकल डोल के अनुसार लोकतांत्रिक राज्य अपने संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करते हैं। लोकतांत्रिक राज्यों के मूल्य समाज होते हैं, इसीलिए परस्पर शांति का निर्माण करते हैं, ठीक है। इन्होंने पुनर्जीवित किया। और माइकल डोल के अनुसार लोकतांत्रिक राज्य अपने संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करते हैं, और लोकतांत्रिक राज्यों के मूल्य क्या होते हैं? वो समाज होते हैं, और इसीलिए परस्पर शांति का निर्माण करते हैं। और माइकल डोल ने लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत दिया, ठीक है। माइकल डोल ने किसका सिद्धांत दिया? लोकतांत्रिक, इन्होंने शांति का सिद्धांत दिया। अंतरराष्ट्रीय बनाम वैश्विक, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में देखिए राष्ट्रों के बीच अंतःक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है, चूंकि यह एक क्या है? यथार्थवादी संकल्पना है, अतः इसका स्वरूप राज्य केंद्रित है। यानी इसका स्वरूप कैसा है? एक तरीके से राज्य केंद्रित है, राज्य एक दूसरे राज्य से बात करता है, संबंध स्थापित करता है। किंतु भूमंडलीकरण के कारण ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्य के साथ साथ अन्य वैश्विक कारक
जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, गैर सरकारी जो संगठन है, सिविल समाज के महत्व को इन्होंने क्या किया है, बढ़ा दिया है, जिसे वैश्विक राजनीति की संज्ञा दी गई। कौन सी राजनीति की? वैश्विक राजनीति की, तथा जिसमें विश्व निर्भरता से अंत निर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यानी जो विश्व निर्भरता थी उससे कहां बढ़ रहा है, ये अंत निर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का निरूपण बिलियर्ड बॉल मॉडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि राष्ट्र बिलियर्ड बॉल की भांति अभेद आत्मनिर्भर इकाई है जिसको भेदा नहीं जा सकता, और अंतरराष्ट्रीय संबंध उस मेज की भांति है जहां स्वतंत्र बिलियर्ड बॉल एक दूसरे पर बाहरी रूप से क्या करता है, दबाव डाल रही है। ठीक है। जिसमें टकराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, सुरक्षा और शक्ति। ठीक है, सुरक्षा और क्या है, शक्ति है। ठीक है। और जब वैश्विक राजनीति का निरूपण कॉब वेव मॉडल द्वारा किया जाता है, जबकि वैश्विक जो राजनीति है उसका निरूपण कॉब वेव मॉडल द्वारा किया जाता है, जिसे जोसेफ नाई व कोहन ने जटिल अंत निर्भरता की संज्ञा दी। इसे कैसी निर्भरता की संज्ञा दी, जटिल अंत निर्भरता, जिसमें राज्यों के बीच चयन के अतिरिक्त आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में अंत निर्भरता स्थापित हो। ठीक है। चयन के अतिरिक्त क्या हो, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में जो है निर्भरता स्थापित हो, जहां उच्च राजनीति के स्तर पर निम्न राजनीति का महत्व बढ़ा है, तथा स्वतंत्र राज्यों का एकमात्र जो वर्चस्व था वो क्या हुआ है, वो समाप्त हुआ। यथार्थवाद, नेक्स्ट पॉइंट। यथार्थवाद राज्य केंद्रित विचारधारा है तथा यह विचारधारा में राष्ट्रीय हित को सर्वाधिक महत्व देता है। यथार्थवाद के अनुसार राज्य की सुरक्षा उनका स्वयं का दायित्व है। वो कहते हैं कि जो राज्य की सुरक्षा उनका स्वयं का दायित्व है, और यथार्थवाद में शक्ति राजनीति का पर्याय है। ठीक है। यथार्थवाद में शक्ति, शक्ति संतुलन, राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी संकल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं। यथार्थवाद में शक्ति, शक्ति संतुलन, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी संकल्पनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। यथार्थवादियों ने आदर्शवादियों का खंडन किया, और आदर्शवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष संक्रमणकालीन है। ठीक है। आदर्शवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष जो है वो क्या है, संक्रमणकालीन है, आदर्शवादियों के अनुसार। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लोकतंत्र के प्रसार पर अंतरराष्ट्रीय विधि को महत्वपूर्ण बनाकर संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। स्टीफन वाल्ट के अनुसार यथार्थवाद को हमारी बौद्धिक उपकरण, ठीक है, टूल बॉक्स में सर्वाधिक उपयोगी उपकरण के बारे में रहने की संभावना है, और आदर्शवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता से प्रेरित व संचालित मानते हैं। कौन? आदर्शवादी। ठीक है। और इतने महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप इसे जरूर नोट कर लें। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख यथार्थवादी विचारक, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, प्रमुख यथार्थवादी विचारक। ठीक है। और वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक कमेंट करें, और यूनिट 5 कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं जो है धीरे धीरे सारे जो है यूनिट अब मैं जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है। लेकिन लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि कमेंट नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।